नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और आप इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी और कुछ परिभाषाएं और देख लेते हैं। इसमें देखिए, पार्क और बर्गेस हैं, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, यानी जो सामूहिक रूप से मनुष्य व्यवहार करता है उनका ये विज्ञान है। किम्बाल यंग ने कहा है कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी समूह में व्यक्ति समाज में कैसा व्यवहार करता है उसके बारे में इन्होंने बताया है। फेयरचाइल्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र मनुष्य एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये सारी की सारी परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जितनी परिभाषाएं एग्जाम में पूछी गई हैं या फिर पूछी जा सकती हैं बस वही दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए क्यूबर का है, समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में ज्ञानपुंज है, यानी मानवीय संबंध जो है उनके बारे में ये पूरा एक व्यवस्थित अध्ययन लिए हुए है, तो क्यूबर ने कहा है। अब देखिए अर्नॉल्ड ग्रीन ने कहा है कि समाजशास्त्र मनुष्यों के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यकृत विज्ञान है। तो ये कई बार पूछा गया है ग्रीन का। ठीक है, कि समन्वयात्मक एवं सामान्यकृत विज्ञान किसने माना है, तो ग्रीन ने है। ठीक है, अब देखिए जॉन डी बोनेट ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना और उसके कार्यों का विज्ञान है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो जितनी भी परिभाषा मैंने आपको दी है इससे बाहर परिभाषा नहीं आएगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने की जो संभावना ज़्यादा है तो उतनी ही दी गई है। बाकी अगर समाजशास्त्र की परिभाषाओं का आप गिनती करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट में बस इतनी ही आती जो मैंने पिछले वीडियो में बताया और जो इस वीडियो में है। ठीक है, अब देखिए हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इसको समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक, यानी समाजशास्त्र में जो सबसे पहले बुक पढ़ी गई लिखी गई वो थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, अब देखिए समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, इसको लेकर विवाद चलता है। कुछ लोग मानते हैं विषय क्षेत्र इसका जो है वो एकल है, कुछ लोग मानते हैं कि बहुमुखी है। ठीक है, यानी समाजशास्त्र में प्रत्येक चीज़ का अध्ययन किया जाता है और एक संप्रदाय ये मानता है कि समाजशास्त्र में केवल एक विशेष पर्टिकुलर प्रकार की समस्या का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस विषय में कार्ल बर्टन ने कहा है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद रखिएगा, कि समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है, अतः यह निर्णय करना कठिन है कि इसकी सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, तो कार्ल बर्टन का ये कथन है। अब देखिए समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत जो मतैक्य का अभाव पाया जाता है, यानी कुछ लोग मानते हैं इसका विषय क्षेत्र जो है वो केवल यांत्रिक घटनाएं हैं, कुछ लोग मानते हैं जनांकिकी है, कुछ लोग मानते हैं भौगोलिक घटनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी मतैक्यता का अभाव पाया जाता है। तो इसमें देखिए एक संप्रदाय है यांत्रिक संप्रदाय। यांत्रिक संप्रदाय के लोग मानते हैं कि जो यांत्रिक चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो मशीन है, मशीन की तुलना समाज से की जाती है। जैसे घड़ी बंद हो गई तो उसकी तुलना मृत्यु से कर दी हमने। ठीक है, और इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं उसको मशीन की तरह, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। तो हॉब्स ने भी मृत्यु की तुलना किससे की है, घड़ी के रुक जाने से। और बर्कले ने सामाजिक भौतिकी की जो अवधारणा दिया है उसमें जीवन और स्थिरता की बात की है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मशीन की तुलना मनुष्य से की जा रही है। देखिए भौगोलिक संप्रदाय है। भौगोलिक संप्रदाय में आपने पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि भूमध्य रेखा के पास अधिक अपराध होते हैं और भूमध्य रेखा से जैसे ही हम दूर जाते हैं अपराध की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि भौगोलिक चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करती हैं। ठीक है, लोकेशन क्या है, उन्होंने पूरा एक कैलेंडर बना दिया कि हाँ जनवरी में इतनी हत्याएं होंगी, फरवरी में इतनी होंगी, मार्च में इतनी होगी, और जनवरी में इस प्रकार का अपराध होगा, फरवरी में इस प्रकार का होगा, मार्च में इस प्रकार का होगा, अप्रैल में इस प्रकार का होगा, अक्टूबर में। तो इस तरह से पूरे उन्होंने कैलेंडर बनाया कि कितनी हत्याएं होंगी किस महीने में। ठीक है, और किस प्रकार के अपराध ज़्यादा बढ़ेंगे किस मंथ में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। तो इस संप्रदाय के प्रमुख जो विचारधारा के लोग हैं, मॉन्टेस्क्यू है, बकल है, लिपले हैं, फिर हटिंगटन है, रेडजेल है, कुमारी सेम्पल है। तो ये लोग क्या हैं, ये लोग बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसे जैसे होता है सामाजिक घटनाओं में भी परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, तो कोई ऐसा मौसम होता है जिसमें झगड़े कम होते हैं, कुछ ऐसा मौसम होता है जिसमें झगड़े ज़्यादा होते हैं। किसी मौसम में जो होता है कि माना जाता है कि इस मौसम में रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, जैसे कि शादी विवाह वगैरह अच्छे से इसमें किए जा सकते हैं। कोई मौसम ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति बहुत झगड़ालू और चिड़चिड़ापन रहता है उसके अंदर, तो परिवार में भी कलह होती है। कोई मौसम व्यापार और वाणिज्य के लिए बहुत अच्छा होता है तो कोई नहीं। तो इस तरह से उन्होंने प्रत्येक चीज़ को भौगोलिक चीज़ों से जोड़ दिया है। प्रत्येक घटना भौगोलिक चीज़ों से प्रभावित है, ऐसा भौगोलिक संप्रदाय के लोग मानते हैं।
अब देखिए प्रजातिवादी क्या मानते हैं, इन्होंने प्रजाति तत्वों की बात की है कि मनुष्य का जो जन्मजात व्यवहार होता है, जन्मजात जो चीज़ें होती हैं उसके दिमाग में, यानी उसका माथा चौड़ा है, उसकी आंखें बाहर हैं, उसके बाल घुंघराले हैं, उसका कद इतना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि व्यक्ति जीवन में बड़ा होकर क्या करेगा या फिर बाद में क्या करेगा। ऐसा मानते हैं प्रजातिवादी लोग। ठीक है, कि सामाजिक घटनाएं जो है वो प्रजाति तत्वों से प्रभावित होती है। जैसे कि लोम्ब्रोसो ने जन्मजात अपराध का सिद्धांत दिया है। इन्होंने बताया कि कुछ विशेष लक्षण होते हैं और उस लक्षण को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति जो बड़ा होगा ये अपराधी बनेगा कि नहीं बनेगा। जनांकीय संप्रदाय के लोग मानते हैं कि जो जनांकीय कारक है, जैसे जन्म दर बढ़ गया, मृत्यु दर बढ़ गया या फिर प्रजनन आवर्जन, ये सब जो कारक है ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि समाज में कैसी घटनाएं होंगी। जैसे जन्म दर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, भीड़ भाड़ युक्त आवास हो जाएगा, पानी की समस्या हो जाएगी, आवास की समस्या हो जाएगी, फूड एंड रेजिडेंस की समस्या हो जाएगी, और क्या होगा, बीमारियाँ बढ़ेगी इससे। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास घर नहीं रहेगा अगर बहुत ज़्यादा जन्म दर है तो। और इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे प्रदूषण बढ़ेगा। तो ये चीज़ पहले से ही डिसाइड हो जाती है कि हाँ जन्म दर बढ़ेगा तो समाज में ये परिवर्तन आएगा। ठीक है, मृत्यु दर बढ़ेगा तो भी समाज में अलग अलग चीज़ें हैं, मृत्यु दर बढ़ेगा तो ये समस्याएं आएंगी, उसका भी अलग अनुमान लग जाता है। प्रवचन आवर्जन का भी अलग है। इसके अलावा जो जनांकीय कारक है, जैसे महिलाओं की संख्या बढ़ गई, लिंगानुपात बढ़ गया तो क्या होगा, समाज में ये बदलाव आएगा। ठीक है, लिंगानुपात कम हो गया तो समाज में ये बदलाव आएगा। तो ये सब चीज़ों को हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इससे क्या होगा। ठीक है, तो जनांकीय संप्रदाय के लोग ये मानते हैं। अब देखिए समाजशास्त्री संप्रदाय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर किताबों में केवल समाजशास्त्री संप्रदाय को ही सामाजिक विषय क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है, जबकि सारी चीज़ें जितने भी संप्रदाय मैंने बताए हैं ये सब के सब समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में आते हैं, लेकिन स्पेशली जो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो समाजशास्त्री संप्रदाय में बनते हैं। तो ये जो संप्रदाय है 2 भागों में बटा है, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। देखिए स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो लोग हैं, इस संप्रदाय के अधिकांश विद्वान जर्मनी के थे और यहाँ तक कि इसके संस्थापक जो थे जॉर्ज सिमेल वो भी जर्मनी के थे, इसीलिए इस संप्रदाय को जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस संप्रदाय के विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र एक विशेष चीज़ का अध्ययन करता है, ये संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन नहीं करेगा, बल्कि यह केवल मानसिक घटनाओं का, कुछ लोग बोलते हैं मानसिक घटनाओं का, कुछ बोलते हैं मानवीय घटनाओं का जो मानव के अंतर्गत होती है, कुछ लोग सामाजिक प्रक्रिया का मानते हैं, कुछ लोग क्रियाओं का मानते हैं हमारे जो द्वारा जो की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने एक अलग पर्टिकुलर एरिया बताया है कि समाजशास्त्र इसी का अध्ययन करता है। ठीक है, और इस संप्रदाय के जो जनक है वो हैं जॉर्ज सिमेल, और समर्थक में है वीरकांत वॉन विच टॉर्नेज और रिचर्ड स्मॉल। ठीक है, फिर है मैक्स वेबर, बुगल और रास है, पार्क और बर्गेस हैं। तो ये सारे के सारे जो विद्वान हैं ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं। इससे जो अधिकांश प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि इनमें से कौन सा विद्वान स्वरूपात्मक संप्रदाय का नहीं है या फिर है। ठीक है, तो ये सारे थिंकर आपको याद करने होंगे कि कौन इसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय से है। जनक भी पूछ सकता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय का जनक कौन है। ठीक है, तो इस विचारधारा के लोग मानते हैं कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र और भौतिक शास्त्र हो गया, भूगोल शास्त्र हो गया, तो ये सारे के सारे जो विद्वान हैं, जो विज्ञान है, इन्हीं की तरह समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है और इसका जो विषय क्षेत्र है एक पर्टिकुलर एरिया होता है। ठीक है, तो जॉर्ज सिमेल ने कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, यानी जो मानवीय अंतःक्रियाएं होती हैं उनके स्वरूप का जो विज्ञान है वो जॉर्ज सिमेल ने कहा है कि वही है स्वरूपात्मक संप्रदाय। ठीक है, यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत जो मानवीय संबंध होते हैं, अंतःक्रियाएं होती हैं, उसको इन्होंने सम्मिलित किया है। अब देखिए वीरकांत क्या मानते हैं, वीरकांत मानते हैं कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, यानी मानसिक संबंध जो है व्यक्ति क्या सोचता है, किसके बारे में क्या रुचि रखता है, क्या उसके मन में क्या चलता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मस्तिष्क ही सब कुछ है, जब व्यक्ति के अंदर विचार आता है तभी अंतःक्रिया होती है, तो इसलिए उन्होंने मानसिक संबंधों की बात की है। तो ये भी देखिए प्रश्न बनता है कि समाजशास्त्र में मानसिक संबंधों की बात किसने की या फिर वीरकांत ने किस प्रकार के संबंधों की बात की है। वान वीज ने देखिए मानवीय संबंधों की बात की है कि जो मानव के अंदर संबंध होते हैं एक मानव का दूसरे से, समाजशास्त्र को इसी का अध्ययन करना चाहिए। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं की बात की है कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए समन्वयात्मक संप्रदाय का क्या है। इस संप्रदाय के प्रमुख जो समर्थक हैं वो प्रोफेसर हेज, दुर्खीम, हावहाउस, सोरोकिन और गिन्सबर्ग हैं। ठीक है,
और इस संप्रदाय के प्रवर्तक भी सोरोकिन को माना जाता है। ये समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानते हैं, ये समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान नहीं मानते, ये सामान्य विज्ञान मानते हैं। यानी समाज के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, ठीक है। चाहे हमारा आर्थिक जीवन हो, चाहे हमारा सामाजिक जीवन हो, चाहे हमारा सांस्कृतिक जीवन हो, ठीक है। हमारी परंपराएं, प्रथाएं, हमारा भौगोलिक एरिया जो होता है उसी के अनुसार चीज़ें डिसाइड होती हैं, ठीक है। यानी हम कैसा कपड़ा पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, ये डिसाइड करता है कि हम कौन से एरिया में हैं, कौन से भौगोलिक क्षेत्र में हैं। तो भूगोल भी आ गया इसके अंतर्गत, ठीक है। अर्थशास्त्र भी आ गया कि व्यक्ति कैसी अर्निंग करते हैं, इसी के हिसाब से उनका रहन सहन होता है, उनकी सोसाइटी डिसाइड होती है, तो अर्थशास्त्र भी आ गया, ठीक है। राजनीति शास्त्र भी आ गया कि इससे परिवार रिलेटेड है। व्यक्ति राजनीति कहाँ सीखता है, सबसे पहले कॉलेज में, घर में, ठीक है, लोगों को देखकर सुनकर। तो प्रत्येक जो एरिया है, प्रत्येक विज्ञान जो है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। सभी विज्ञान समाजशास्त्र से निकले हैं, ठीक है। तो ये बात समन्वयात्मक संप्रदाय के लोग मानते हैं। अब देखिए समाजशास्त्र को जो वास्तविक विषय क्षेत्र है वो क्या है। इसके अंतर्गत सामान्यता भी आता है, विशिष्टता भी आता है। यानी एक पर्टिकुलर समाजशास्त्र की बात करेंगे, जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र, उसमें हम ग्रामीण का अध्ययन करेंगे। नगरी की बात करेंगे तो उसमें हम नगरीय समाजशास्त्र को देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, बेसिक कोर्स की बात करेंगे, जैसे बीए का कोर्स है, एमए का कोर्स है, ठीक है, तो उसमें 2 चैप्टर ग्रामीण का हो गया, 4 चैप्टर नगरी का हो गया, 5 चैप्टर अपराध का हो गया, ठीक है। कुछ चैप्टर्स जो हो गए वो आर्थिक, यानी जैसे निर्धनता है, बेरोजगारी, ऐसे हो गए। कुछ चैप्टर्स हो गए सांस्कृतिक प्रथाओं के भौगोलिक एरिया के अनुसार। तो इसमें सारी चीज़ें आ गई। तो जब आप बेसिक ज्ञान लेंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ना होगा सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन जब आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे, जैसे आपने एमए किया तो आपको कुछ पेपर में स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सामान्यता भी है और विशिष्टता भी है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु देखिए, इसमें मतलब विषय वस्तु का मतलब है कि समाजशास्त्र में किन किन चीज़ों का अलग अलग विद्वान मानते हैं कि अलग अलग विषय वस्तु है, कौन कौन से चीज़ें हम देख लेते हैं। इसमें देखिए गिन्सबर्ग के अनुसार, गिन्सबर्ग ने बोला है कि सामाजिक आकारिकी यानी समाज का आकार निर्धारित करने वाली चीज़ें जो होती हैं वो समाज के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे जनसंख्या घनत्व हो गया, आकार प्रकार हो गया, किस प्रकार के घर हैं, किस प्रकार के रिलेशंस हैं, कैसा प्राकृतिक एरिया है, तो ये सब चीज़ें गिन्सबर्ग ने बोला है। फिर देखिए सामाजिक नियंत्रण यानी समाज को नियंत्रित करने वाली चीज़ें, जैसे जनरीतियाँ हैं, प्रथाएँ हैं, परंपराएँ हैं, लोकाचार, कानून, ठीक है, नैतिकता है, फैशन है, धर्म है। तो जितने भी नियंत्रण, समाज को नियंत्रित करने वाली चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। फिर देखिए सामाजिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं, और इस प्रक्रियाओं में जैसे सहयोग हो गया, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, तो ये सारे जो संघर्ष, ये जो प्रक्रियाएं हैं ये आ जाएंगी सामाजिक विषय वस्तु के अंतर्गत, ठीक है। सामाजिक व्याधिकी में अपराध, बाल अपराध हो गया, और समाज को विघटित करने वाले जो कारक हो गए, जैसे कि विचलन हो गया, विघटन हो गया, बेरोजगारी हो गई, निर्धनता हो गया, अपराध, हत्याएं, लूट, ठीक है, रेप है, तो ये सब सारी चीज़ें सामाजिक व्याधिकी में आ गया। ये बात गिन्सबर्ग ने कही है। इन्होंने 4 प्रकार की विषय वस्तु को सम्मिलित किया है: सामाजिक आकारिकी, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक व्याधिकी। और ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। जितने भी लोगों ने जो भी विषय वस्तु बताए हैं वो आपको याद करना होगा। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को 3 भागों में बांटा है। और देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं बस वही दी गई हैं, तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको हर चीज़ याद करनी है। और क्वेश्चन जो है अगर इस टॉपिक पे बनेगा तो यहीं से बनेगा जो मैंने नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कुछ वजन होता है, जिस तथ्य में, वही चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। तो देखिए दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक आकारिकी, दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र, तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र, ठीक है। तो सामाजिक आकारिकी का मतलब है कि समाज के आकार को निर्धारित करने वाली चीज़ें, ठीक है, जैसे प्रवचन है, आव्रजन है, नगरीकरण है, ठीक है। और क्या है, जो चीज़ें हैं समाज को प्रभावित करती हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व है, जन्म दर बढ़ा, मृत्यु दर घटी, ठीक है, बीमारियां कोई फैली, कोई महामारी आई, तो ये सब समाज के आकार को निर्धारित करती हैं, इनका अध्ययन करते हैं। सामाजिक शरीर शास्त्र है, इसमें समाज को के निर्माण की चीज़ें, जैसे परिवार है, नातेदारी है, प्रथाएं हैं, तो ये सब समाज का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी 2 व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया हुई, फिर उनसे बढ़ते बढ़ते अंतःक्रिया धीरे धीरे नातेदारी में बढ़ गई, कुछ लोगों में और बढ़ी, तो बढ़ते बढ़ते समाज का एक निर्माण हुआ, तो सामाजिक शरीर शास्त्र है ये। सामान्य समाजशास्त्र देखिए क्या है, इसके अंतर्गत समाज की सभी प्रक्रियाएं, जो भी समाज की प्रक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे संस्थाएं हैं, समूह हैं, व्यक्तियों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वो है,
ठीक है। व्यक्तियों के बीच में और भी जो संबंध बनते हैं, नातेदारी है, वो सारी चीज़ें सामान्य समाजशास्त्र में आती है। तो दुर्खीम ने 3 प्रकार की विषय वस्तु की बात की है, सामाजिक आकारिकी, सामाजिक शरीरशास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। अब देखिए कार्ल मैनहीन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है और सबसे ज़्यादा इन्हीं के पूछने की संभावना रहती है, क्योंकि ये थोड़ा टफ में आते हैं। ठीक है, विषय वस्तु तो बहुत लोगों ने बताई है जिसको आप बीए से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा टफ में माना जाता है, इसलिए ये प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना है। तो इन्होंने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई है वो 2 प्रकार की, व्यवस्थित समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र। ठीक है, यानी समाजशास्त्र की जो प्रारंभिक चीज़ें थी, जैसे कामटे से शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते जितने भी क्लासिकल थिंकर से होता हुआ समाजशास्त्र पूर्णतः विकसित होकर निकला। ठीक है, तो ऐतिहासिक समाजशास्त्र था वो। ठीक है, इसके बाद ये आए, ये थिंकर आए, इन्होंने ये योगदान दिया, इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया बताई, तो समाज में ये हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, ऐतिहासिक दृष्टि से शुरू से ही समाजशास्त्र की जो क्लासिकल थिंकर्स की बात हुई वो ऐतिहासिक समाजशास्त्र में है। और व्यवस्थित समाजशास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र की बात जो करते हैं ये, इसमें समाजशास्त्र की स्थापना के बाद जो कार्य हुए। ठीक है, अब देखिए जॉर्ज सिमेल की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉर्ज सिमेल भी। इन्होंने कहा है कि सामाजिक प्रक्रिया ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का मुख्य आधार है। तो समाजशास्त्र, इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया को समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र भी माना है और विषय वस्तु भी माना है। और इसके अलावा उन्होंने 3 प्रकार के विषय वस्तु की बात की है। सामान्य समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र में देखिए समाज की वो सभी बेसिक चीज़ें आ जाती हैं जिससे हम समाज को ओवरव्यू करते हैं। यानी कोई व्यक्ति है और वो समाजशास्त्र के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, तो उसको एक ऐसी किताब दी जाती है जिसमें समूह का परिचय हो, संस्था का परिचय हो और समूहों से कैसे समाज बनता है उसका परिचय हो। ठीक है, तो सामान्य समाजशास्त्र हो गया। दार्शनिक समाजशास्त्र में अलग अलग शास्त्र, कैसे उत्पत्ति हुई उनकी, कैसे उनकी मीमांसा उनकी की जाती है कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे उनके ज्ञान का स्तर बढ़ा, क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय में विशेष जो समाजशास्त्र हैं, जैसे नगरीय समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, तो जो विशेष समाजशास्त्र की चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं और सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार से समाज में परिवर्तन आता है। अब देखिए वार्ड ने 2 प्रकार के समाजशास्त्र बताए हैं, शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र। शुद्ध समाजशास्त्र में क्या होता है कि हम जो समाजशास्त्र की सैद्धांतिक घटनाएं होती हैं उसका अध्ययन करते हैं, यानी हम ज्ञान प्राप्ति करने के लिए समाजशास्त्र को देखते हैं। ठीक है, तो और व्यवहारिक में क्या होता है कि उसी ज्ञान को हम अप्लाई करते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक है, तो एक ऐसा समाजशास्त्र जिसमें ज्ञान के एप्लीकेशन की बात की जाती है कि जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है, जो हमारे संज्ञान में चीज़ें हैं, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे समस्याएं जो हमारे पास आएंगी। तो इसका जब अध्ययन किया जाता है तो व्यवहारिक समाजशास्त्र है। और शुद्ध समाजशास्त्र को हम केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही अध्ययन करते हैं। देखिए टॉनीज जो जर्मन समाजशास्त्री परिषद के पिता कहलाते हैं, ये भी आपका एक तथ्य तैयार है। तो इन्होंने 3 प्रकार के समाजशास्त्र की बात की, 3 प्रकार की विषय वस्तु बताई है, शुद्ध समाजशास्त्र या फिर सैद्धांतिक समाजशास्त्र इसको कहिए, या व्यवहारिक समाजशास्त्र, अनुभवपरक समाजशास्त्र। ठीक है, तो शुद्ध समाजशास्त्र का मतलब कि जब हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो वो शुद्ध समाजशास्त्र, यानी चीज़ों को जानने के लिए पढ़ते हैं, तो वो शुद्ध समाजशास्त्र है। व्यवहारिक समाजशास्त्र क्या हो गया, जब हम उस ज्ञान का उपयोग समाज की समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं, यानी समाज के सुधार के लिए करते हैं। अनुभवपरक समाजशास्त्र का मतलब होता है कि समाज में जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसको हम स्वयं अनुभव करके उसको हम स्वयं जब विश्लेषण करते हैं तो वो अनुभवपरक समाजशास्त्र है। अब देखिए अलेक्स निकल्स का है, ये भी याद रखिए। तो जितनी भी चीज़ें इसमें दी जाती हैं फ्रेंड्स, चुनकर ही दी जाती हैं, सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, सारी चीज़ें नहीं आपको बताई जाती। तो और इसमें बेसिक चीज़ें यही सब हैं और कुछ किसी किताब में और कुछ मिलता नहीं, और बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं बनते। एक क्वेश्चन बन गया, वरना इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं उस पर बनेंगे। और उत्पत्ति और विकास पे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जो 2 वीडियो आपको मिल रहा है तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसमें फंसना है आपका। ठीक है, तो अलेक्स निकल्स ने देखिए ऐतिहासिक समाजशास्त्र की बात की है। ऐतिहासिक समाजशास्त्र मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पुराने थिंकर्स हैं समाजशास्त्र, यानी ये हुआ फिर ये थिंकर आए, फिर ऐसा सिद्धांत दिया, फिर ऐसे बढ़ा आगे, तो ऐतिहासिक समाजशास्त्र हो गया ये। अनुभवपरक समाजशास्त्र में जो वर्तमान थिंकर्स है, जो वर्तमान चीज़ें समाजशास्त्र में चल रही हैं,
उनका अनुभव करके विश्लेषण करना ही क्या है, अनुभवपरक समाजशास्त्र है। और विश्लेषण का मतलब है कि इन दोनों के माध्यम से यानी ऐतिहासिक और अनुभवपरक या फिर किसी अन्य चीज़ के बारे में अपना स्वयं का जो अनुभव देना, अपना स्वयं की चीज़ें, जैसे हम रिसर्च पेपर वगैरह लिखते हैं, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको प्रमोशन के लिए रिसर्च पेपर लिखना होगा, ठीक है। तो रिसर्च पेपर में क्या होता है, अपने स्वयं के अनुभव विश्लेषण दिया जाता है कि हाँ इस थिंकर ने ये चीज़ बताई थी, तो इसका ये पूरा आप विश्लेषण करेंगे कि हाँ ये अच्छा है कि बुरा है, कि इससे समाज पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र, तो जो व्यक्ति का स्वयं का विचार होता है, जो समय समय पर अलग अलग विश्लेषण निकलता है, वही विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। अलेक्स निकल्स ने 3 प्रकार की चीज़ें बताई हैं। अब देखिए किंगस्ले डेविस हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने सामाजिक संरचना की बात की है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना यानी समाज किससे बना है। तो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र का अलग अलग संरचना होता है। आप बर्फीले एरिया में जाएंगे तो वहाँ की संरचना अलग होगी, वहाँ पे लोग नहाते नहीं हैं, ठीक है, ज़्यादा। और अगर आप मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ की संरचना अलग होगी, वहाँ पे लोग खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली भाषा सब कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो संरचना जो होती है बहुत प्रभावित होती है। तो हम सामाजिक संरचना का अध्ययन करेंगे कि अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में संरचना अलग अलग कैसे है, अलग अलग लोगों के बीच में संरचना अलग अलग कैसे है, ठीक है। तो सामाजिक संरचना अलग अलग होती है। सामाजिक कार्य देखिए, जो समाज में क्रियाएं हो रही है, जो कार्य हो रहे हैं, जो समाज में अलग अलग जो वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए जो कार्य हो रहे हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया यानी समाज में जो अंतःक्रिया होती है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, समूह समूह के बीच में, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के बीच में, स्त्री पुरुष के बीच में, गरीब का अमीर के बीच में। तो इस तरह से जो अंतःक्रिया होती है एक वर्ग का दूसरे वर्ग के बीच में, और इससे समाज में जो बदलाव आते हैं तो उनको हम अंतःक्रिया के अंतर्गत देखते हैं। व्यक्ति और समाज के देखिए इसमें क्या है, व्यक्ति का समाज पर प्रभाव और समाज पर व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति की समाज पर निर्भरता और समाज के व्यक्ति पर निर्भरता, इन सारी चीज़ों को हम व्यक्ति और समाज के अंतर्गत जानेंगे। और सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे, समय समय पर समाज में जो परिवर्तन आता है, ठीक है। तो इसकी बात इन्होंने की है, इन्होंने 5 प्रकार की चीज़ें बताई हैं, सामाजिक संरचना, सामाजिक कार्य, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति और समाज, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें लोगों ने बताई हैं, थिंकर्स ने बताई हैं, आपको वो सब पढ़ना होगा। अब देखिए कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं। शिकागो संप्रदाय की स्थापना किसने की है, डब्ल्यू स्मॉल ने की है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिकागो संप्रदाय जो था वो नगरीय समस्याओं को लेकर था, कि नगरीय समस्याएं जो होंगी उनके बारे में क्या परिस्थिति की जो चेंज आ रहा है, उन सब चीज़ों को जानने के लिए, उनकी समस्याओं के लिए एक पूरा संप्रदाय बना था। और इसी में रिसर्च वगैरह जो होते हैं वो नगरीय संप्रदाय से रिलेटेड होते हैं, कि जैसे कोई नई समस्या आ गई तो उसके बारे में लोग एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इस संप्रदाय में केवल नगरीय चीज़ों की बात की जाती है। समनर की पुस्तक फॉकवेज को समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक कहा जाता है। तो समनर ने समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक बताया है किसे, फॉकवेज, ठीक है। तो इनकी जो पुस्तक फॉकवेज है उसको धर्म पुस्तक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इसमें संस्था, समूह, समाज के विकास की बात की है, एक दूसरे से को रिलेशन बताया है, किस तरह से आदतें जो होती हैं परिवर्तित होते होते संस्था में बदल जाती हैं। तो यही सब समाजशास्त्र की बेसिक चीज़ें हैं, इनके बिना समाज नहीं बन सकता, इसीलिए इसको धर्म पुस्तक कहा जाता है। अब देखिए संस्था के विकास को समनर ने स्पष्ट किया। समनर ने संस्था के, जो आप वीडियो देखेंगे संस्था के बारे में, तो इसमें इन्होंने एक एक करके कैसे आदतें होती हैं, चेंज होते होते जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपरा बनते बनते संस्था तक आती है। तो विकास की बात की है इन्होंने। अब देखिए समाजशास्त्र का अकादमिक जनक जो है वो समनर को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जब समनर ने सबसे पहले येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्टडी शुरू की, ठीक है, यानी काम्टे ने बनाया 1838 में, लेकिन इसको स्टडी शुरू करते करते काफ़ी समय लग गया, और इसके लिए समनर ने बहुत संघर्ष किया, बहुत योगदान उन्होंने दिया। इसीलिए समाजशास्त्र का अकादमिक जनक, यानी जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे समाजशास्त्र को पहुँचाने का कार्य किसने किया, समनर ने किया। मनोवैज्ञानिक उद्विकास के जनक वार्ड हैं, ठीक है। वार्ड मानते हैं कि जो समाजशास्त्र है इसमें मनोविज्ञान के माध्यम से, यानी व्यक्ति क्या सोचता है, सोचने के माध्यम से वो विकास करता है। व्यक्ति ने सोचा तो उसने मशीन बनाई, व्यक्ति ने सोचा तो उसने क्या किया, आगे लाना सीखा, व्यक्ति ने सोचा तो कुछ और भी चीज़ें। तो उद्विकास सबसे पहले कहूँगा मस्तिष्क में हुआ, ठीक है। यानी व्यक्ति आदिमानव के रूप में रहते थे, फिर उनके दिमाग में चीज़ें आई कि हाँ 2 पत्थर को रगड़ते हैं तो इसमें से चिंगारी निकलेगी, तो इस चिंगारी से आग जलाते हैं। तो मस्तिष्क में सबसे पहले उद्विकास हुआ, उसके बाद व्यक्ति तक पहुँचा। इसीलिए वार्ड को मनोवैज्ञानिक उद्विकास, ये बात वार्ड ने कही थी, और उन्होंने उद्विकास के 2 कारक बताए थे, स्वतः चालक और
प्रयोजनपरक। स्वतः का मतलब है कि एक तो होता है कि कुछ समय तक व्यक्ति का उद्विकास स्वतः होता रहता है। जैसे छोटा बच्चा है, वो सोच समझ कर चीज़ें नहीं करता, एक निश्चित उम्र तक उसका स्वतः ही विकास होता रहता है, के बाद एक चीज़ें वो सीखता रहता है। लेकिन उसके बाद जैसे वो एडल्ट होता है तो प्रयोजन परक हो जाता है कि यानी उसको मशीनीकृत चीज़ें सीखनी है, उसको आर्थिक चीज़ें सीखनी है, उसको भौगोलिक में स्पेशलिस्ट होना है, उसको क्या करना है, किस में उसको जाना है, ये चीज़ वो सोच समझ कर स्वयं करता है, इसलिए प्रयोजन परक यानी नियोजनबद्ध हो जाता है। ठीक है। अब मार्गन जो है वो नातेदारी को आधुनिक राज्य की उत्पत्ति का कारक मानते हैं। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक राज्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण नातेदारी को किसने माना, मार्गन ने माना। और कोई भी चैप्टर हो तो किसी भी प्रकार के फैक्ट आपको बताए जा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में फैक्ट से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाती हैं, उदाहरणात्मक प्रश्न ही सारे नहीं होते। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्ट से रिलेटेड होते हैं, वन लाइनर टाइप के। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये भी चीज़ें आपको बताई जानी चाहिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो इसके बाद जो और फैक्ट हैं उन फैक्ट को देखेंगे, और जो समूह, संस्था, समिति से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उनमें जो चीज़ें छूटी हैं या फिर जो वीडियो नहीं बना है उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद नए नए टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। तो जो ये यूनिट फर्स्ट है इसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका यूनिट फर्स्ट का टेस्ट होगा, और यूनिट फर्स्ट के टेस्ट के बाद आपका जो 2 यूनिट बचा हुआ है उस 2 यूनिट को 2-3 दिन में एक साथ ख़त्म करने के बाद फिर अगला टेस्ट जो होगा वो सारी की सारी यूनिट से होगा। ठीक है, यानी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की चीज़ें अगर पूछी जाएंगी तो आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर होगी। तो उसके बाद ये सब चीज़ें की जाएंगी। ठीक है।